हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे अवकलनीयता पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर। पिछले लेक्चरों में हमने क्या बात किया था? कॉन्टिन्यूटी की, कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है। अपन उसमें राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। यदि तीनों बराबर होते थे तो अपन बोल देते थे कि फलन इस बिंदु पर सतत होगा। अब आज बात करेंगे कि उसी बिंदु पर नहीं, किसी बिंदु पर भी बोलेगा, हमें नहीं मालूम है, किसी भी पॉइंट पर बोलेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब क्या बात करेंगे? अवकलनीयता की, कि अब किसी भी बिंदु पर फलन अवकलनीय है कि नहीं है। हमने 11th में तो अवकलन किया हुआ है, तो वहां पर ये हमने चेक नहीं किया है कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है, हमने बात नहीं किया है। लेकिन 12th में अपन बात करेंगे कि फलन अवकलनीय है तो अवकलन ज्ञात करेंगे। हालांकि अपन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बोलेगा कि चेक कीजिए, अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, तो अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं, दिखाते हैं। अगले इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें केवल अवकलन ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, तो वहां पर अपन अवकलनीयता नहीं चेक करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। समझ गए बात को? तो वहां पर अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, ये बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, चाहे इसको क्या बोलेंगे, अवकलनीयता। इसका मतलब होता है कि यूनिक टेंजेंसी। इसका मतलब क्या होता है? यूनिक टेंजेंसी। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इसको बता देता हूं। एक ही किसी बिंदु पर, ऐसे लिख दे रहा हूं, किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके। यदि किसी बिंदु पर आप एक ही स्पर्श रेखा खींच पाते हो तो वो फलन या ग्राफ उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात यह अपन करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता का मतलब क्या होता है कि किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा आप खींच पाते हो तो फलन या फंक्शन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप लिख लेना कि फलन के किसी एक बिंदु पर, लिख लो, लिखना चाहे हिंदी मीडियम वाले, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले आप समझना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या था? यूनिक टेंजेंसी। किसी भी फलन के किसी एक बिंदु पर यदि एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होता है। आपको बस ये चेक करना है, किसी भी बिंदु पर आप यदि एक ही स्पर्श रेखा खींच पाते हो तो उस बिंदु पर फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है। अब हमने 11th में दो डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, दो सब्जेक्ट में। एक मैथ में तो पढ़ा ही था, एक फिजिक्स में भी पढ़ा था। तो इसका मतलब जो अपन अवकलन या डिफरेंशिएशन करते हैं उसके दो मीनिंग होते हैं, एक मैथ में मीनिंग होता है, एक फिजिक्स में मीनिंग होता है। समझ गए बात को? तो मैं दोनों को बता दे रहा हूं आपको। तो अपन इसको बोल देते हैं अवकलज, इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। अपन निकालते थे डेरिवेटिव, तो उसके दो मीनिंग मैंने बताया, दो सब्जेक्ट में पढ़ा था, एक मैथ में पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? फिजिक्स में पढ़ा था। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग होते होंगे, उसको लिख लेते हैं। तो जो मैथ में होता है, जो मैथ वाला होता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग। जो मैथ में होता है उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल मीनिंग। और जो आपने फिजिक्स में पढ़ा उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल मीनिंग।
अच्छा, फिजिकल मीनिंग को क्या लिख सकते हैं अपन? भौतिकी, भौतिकी अर्थ लिख सकते हो मीनिंग का मतलब। इसको क्या लिख लोगे? ज्यामिति, ज्यामिति अर्थ, ये हो गया। अच्छा, जियोमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? ज्यामिति का मतलब क्या होता है? अब जब भी आपके दिमाग में कोई ये शब्द आए जियोमेट्रिकल या ज्यामिति, इसका मतलब क्या होता था? आपने ज्योमेट्रिक बॉक्स बोलते थे, उसमें कई सारे, इसमें करते क्या थे? अपन ग्राफ ही बनाते हैं नहीं, कुछ ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते थे, ये सब कुछ बनाते थे अपन। तो क्या एक टाइप का अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो हमेशा दिमाग में बैठा लो कि जब भी जियोमेट्रिकल बोलने का मतलब क्या करना है, आपको कुछ बनाना है। कोई से भी डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल। तो इसका मतलब अपन कुछ ग्राफ बनाएंगे। मैथ में, ये मैथ में है, ये फिजिक्स में है। तो फिजिक्स वाले को क्या बोलते थे? फिजिक्स वाले कहां पर डिफरेंशिएशन यूज करते थे? फिजिक्स में अपन डिफरेंशिएशन कहां यूज करते हैं? जहां पर क्या हो जाए? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जहां पर कहा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो, मतलब तात्क्षणिक, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आपने निकाला होगा ds/dt। इसको अपन शायद वेलोसिटी बोलते थे, वेग बोलते थे। फिर आपने dv/dt ये भी निकाला होगा, इसको अपन एक्सीलरेशन बोलते थे, त्वरण बोलते हैं शायद। ये आपने फिजिक्स में देखा होगा। ये सब हमेशा ये अपन यूज नहीं करते थे, ds/dt या dv/dt। उसके लिए तो अलग है। चाल बराबर दूरी बटे समय, अपन तो ये देखते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर, सॉरी, त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो हमेशा नहीं होता था। ये कब होता है? जब जहां पर तात्क्षणिक परिवर्तन हो। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में तो बताया गया होगा तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस कहां होता है। जैसे कि मान लो आप हाईवे पे खड़े हो, रोड अच्छी हो, कोई अच्छी वाली बाइक निकल जाए स्पीड से, ऐसे खड़े हो, बगल से निकली सट से, तो सोचते हो ना यार इसकी स्पीड कितनी रही होगी? अदर यार ये 120 में जा रहा होगा, 110 किलोमीटर पर घंटे होगा। ये सोचते हैं अपन, दिमाग लगाते हैं यार इसकी स्पीड कितनी हो सकती है। तब वहां पर उसकी स्पीड पता करने के लिए ना ही आपके पास दूरी है, ना ही डिस्टेंस है, ना ही टाइम है। वो कब निकल गया? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक परिवर्तन वहां पे आपको पता ही नहीं चल रहा कि टाइम क्या है, समय क्या है और दूरी क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है। तभी तो आप मान लो डिस्टेंस बटे टाइम लगा देते तो अपना निकल जाता। तब वहां पर आपको पता नहीं चल पाता है। आप वहां पर नॉर्म, अब ऐसे अपन फॉर्मूला यूज करके नहीं लगा सकते कि दूरी बटे समय लगा दें, अपना तात्क्षणिक वेग मालूम चल जाए, उसकी स्पीड होता है ना यार इसकी स्पीड कितनी रही होगी। आप हाईवे पर निकल जाती है, कार निकल जाती है, तो सोचते हो आप कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो आपके पास ना ही उसकी दूरी है ना ही समय है, तो आप बता नहीं पाते हो। तो वहां पर मैथ वालों को सहारा लिया जाता है। मैथ वालों ने अवकलन बता दिया था, तो वहां पर फिजिक्स वाले यूज कर लेते हैं। तो वहीं पे अपन जहां पर इंस्टेंटेनियस चेंज होता है वहीं पर फिजिक्स वाले मैथ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। समझ गए बात को? तो हर जगह तो यूज नहीं होता होगा, आपने देखा होगा फिजिक्स में। अब आते हैं अपन यहां पर, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब समझ गए। फिजिकल मीनिंग क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आपने ये दोनों ही यूज किए हुए हैं फिजिक्स में। अब आते हैं यहां पर, अपन जब मैथ पढ़ते हैं तो ये होता है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। स्लोप को हमने 11th में पढ़ा हुआ है, स्लोप को हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो अभी बताऊंगा, इसी से अपना इसका जो फॉर्मूला है डिराइव होगा, इसी से इसका डेरिवेशन निकलेगा। तो आप दिमाग में बैठा देना कि मैथ में अपन जब भी अवकलन
करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। ये जो अपन dy/dx निकालते हैं, dy/dx आप निकालते हो, रियल में ये होता है, ये होता है लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, डेल x टेंस टू जीरो। इसके बाद ये होता है, आपको याद हो, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, इसका थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए, इसको यहाँ से हटा के मैं आपको और अच्छे से लिख देता हूँ। तो पहले इसको लिख लेना, आप नोट कर लेना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है, जो अपन रियल में dy/dx 11th में मैं डिस्कस कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ये जो अपन निकालते हैं, ढाल बोल रहा हूँ मैं, ढाल या स्लोप। ढाल को अपन ने पढ़ रखा है प्रवणता, क्या होता है, किसी रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा, रेखा है, लाइन है, तो उस लाइन की स्लोप होगी। लाइन का स्लोप अपन क्या लिखते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 को लिख लेते हैं डेल y। कुछ दोनों में अंतर होगा, कुछ दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। x2 माइनस x1 का कुछ डिफरेंस आया होगा डेल x। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जब लिमिट लगा देता हूं यहाँ पर, और डेल x टेंस टू जीरो कर देता हूं। डेल x टेंस टू जीरो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए ताक्षणिक बोला ना, इंस्टेंटेनियस। जो वहां पर आप समझो कि जो ds/dt वेलोसिटी के लिए निकालते हो, तो ds जो डिस्टेंस क्या है आपको पता ही नहीं है, आपके बगल से निकल के कितने डिस्टेंस का है। डिस्टेंस तो मान लो सोच भी सकते हो, हालांकि डिस्टेंस आप नहीं, वो जो टायर है, वो टायर जो रोड से चपका हुआ उतना ही डिस्टेंस मान सकते हैं अपन, आपके जो बगल से निकल गया। अब फिर टाइम तो आप सोच ही नहीं सकते हो, वो क्या है, टाइम भी लगभग जीरो की तरफ जाता है। तो ये यही फॉर्मूला फिजिक्स वालों ने यूज किया हुआ है। तो यहां पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बटे डेल एक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, dy/dx। ये मेन मीनिंग है अपना मैथ का। तो ध्यान से देखो, dy/dx कहां से, dy किसको लिखा है, डेल y को लिखा है, dx किसको लिखा है, dx किसको लिखा है, डेल x। अब यहाँ पर अपन dy/dx लिखते तो हैं, तो रियल में कहां से आया था, y2 माइनस y1 से आया हुआ है, और बटे में x2 माइनस x1। तो इस मैंने बोला ना कि ये ढाल है, dy/dx क्या है, किसी स्पर्श रेखा की ढाल है, टेंजेंट ऑफ स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आप रियल में जब dy/dx निकाल, जो अपन 11th में भी ज्ञात किए हुए हैं, वो क्या था, हमने किसी स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते थे। समझ के बात को, ऐसी फॉर्मूले को फिजिक्स में यूज कर लेते हैं और बताते हैं आपको। बात समझ में आ गई। तो अपन अभी बात करेंगे, हमने क्या बताया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, तो आप सोचो, बताओ। स्पर्श रेखा की परिभाषा आपने क्या पढ़ रखा, टेंजेंट की, टेंजेंट का डिफरेंस क्या पढ़ा हुआ है, बताओ, उसकी परिभाषा क्या है टेंजेंट का, सोचो आप। अब बात कर लेता हूं कि टेंजेंट क्या है। स्पर्श रेखा, चाहे स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन बोल सकता हूं उसको। अब समझ जाना कि टेंजेंट का मतलब क्या है। टेंजेंट जो है वो होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट को बोलते हैं जीवा, सीकेंट को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, इसका मतलब क्या है, इसको समझाओ पहले क्या है। अब यहां से आप टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे कि टेंजेंट रियल में होता क्या है। समझ के बात को, इसको याद रखना कि टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब अपने पास यदि देखा जाए तो, अब मैं आपको सीकेंट बता रहा हूं क्या होगा, देखना ध्यान से। लिमिटिंग केस बोला हुआ हूं, होता क्या है, कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहना आप। मान लो कोई अपने पास ये है, ग्राफ टाइप का है, मतलब सर्कल टाइप का है, जीवा तो अपन को याद है ना, किसी कर्व में ही ड्रॉ करते हैं। सीकेंट है ये, तो मैं एक सीकेंट बना रहा हूं, समझो कि मैंने एक सीकेंट बना दिया इस पॉइंट पे।
चाहो तो इस पे ना बनाकर उस इस टाइप का एक सेकेंड है। ये क्या हो गया, ए और बी हो गया, ये कोई जीवा हो गई, ये भी कोई जीवा है। लिमिटिंग केस, तो लिमिट को मतलब क्या होता है, LIMH टेंड्स टू जीरो, यही तो लिमिटिंग बोला गया है। हमने लिमिट में भी निकाला है, तो लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो लिमिटिंग का मतलब क्या है, उसको छोटा करते जाते, सेकेंड को मैं छोटा करते जाऊंगा, लिमिटिंग करते जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो ये बी यहाँ पर है, बी यहाँ पे आ गया, तो कुछ ये बन जाएगा, ये मान लो बी डैश पे हो गया, देखते रहना। फिर मान लो ये बी डबल डैश पे आ गया, ऐसे हो गई जीवा। कुछ बी ट्रिपल डैश पे, कुछ इस टाइप निकल गया। अब इसको मैं जब इतना छोटा करता जाऊंगा, कभी मान लो ये बी यहां पे आ जाएगा, मान लो बी कुछ यहां ए के जस्ट बगल में आ जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए एकदम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे स्पर्श करके निकल जाएगा। तो यही बोला कि ये जो अपना ए बी था, ए बी जो सीकेंट है, ए बी के सीकेंट को यदि मैं उसके समझ लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, आसान शब्दों में समझो तो ए बी को टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूं। ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है उसकी लंबाई को मैं क्या कर रहा हूं, टेंडिंग टू जीरो करता जा रहा हूं। तो ए बी यदि टेंडिंग टू जीरो होगा, तो अभी ये सीकेंट था, अभी ए बी यदि टेंडिंग टू जीरो नहीं है, तभी तो वो सीकेंट है, एक जीवा है। लेकिन उसको टेंडिंग टू जीरो कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, आपका एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या इसकी लेंथ यदि हम लेंथ जो एकदम इसकी जीरो हो जाएगी, ए और बी क्या हो जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। तो ए और बी को मिलाओगे तो ये लगेगा कि एक पॉइंट से होकर चला गया, तो ये इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपकी एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो टेंजेंट क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट है। समझ के बात को, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं अपन मेन कहानी पे, कि जैसे कि मान लो अपने पास कोई कर्व है इस टाइप का, एक कोई कर्व है, ग्राफ है। अब ध्यान से देखना, तो मान लो एक पॉइंट अपने पास ए है, अपने पास पॉइंट ए है, वहां पर आप ध्यान से देखो तो ए पे मैं सीकेंट कहां कहां से ड्रॉ कर सकता हूं। एक सीकेंट तो ऐसे भी बना सकता हूं, एक सीकेंट ऐसे बना सकता हूं, इधर तो और तो कुछ होगा नहीं, ध्यान से देखो तो एक के इधर से सेकंड बना सकता हूं, एक जीवा बना सकता हूं, एक के इधर से सेकंड बना सकता हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला ना कि अपने को तो क्या करना है, जीवा से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, अपने को स्पर्श रेखा से। तो मैं इस साइड से इसको छोटा करता जाऊंगा, तो छोटा करता जाऊंगा तो ये इधर निकल जाएगा। तो देखो इस पॉइंट ए से मैंने सीकेंड को छोटा करते करते ऊपर पहुंचाया हुआ है। ए के किधर से गया है, ए के राइट से गया है, ए के राइट से। तो ध्यान से देखना, उसमें राइट हैंड लिमिट निकाला था ना, निकाला था। ऐसे ही इसको अपन ने पॉइंट ए के राइट से गए हैं, तो इतना तो समझ में आ गया कि इसको बोलेंगे राइट हैंड। अभी मैंने बताया कि आपको जो स्पर्श रेखा की यदि ढाल निकाल दो, बताया था ना, साफ कर दिया कि इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बताया था, किसी स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, खींची गई ढाल को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दिमाग में बैठा, अवकलन का मतलब ही होता है कि आप स्पर्श रेखा की ढाल निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो। जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर आप खींची गई टेंजेंट के स्लोप ज्ञात करते हो। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो अपन अभी स्लोप निकालेंगे राइट का भी स्लोप निकालूंगा, तो ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसी से इधर मान लो ये बी था, इधर क्या है, सी है। अब इसको मैं छोटा करता जाऊंगा, तो ध्यान से देखो, यदि छोटा कर दूंगा तो ये यू निकल जाएगा। अब ये दोनों एक ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसके लेफ्ट से है तो इसको बोलूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, राइट हैंड डेरिवेटिव।
दायां अवकलज हो गया, x बराबर a पर दायां अवकलज, दायां मतलब दाई तरफ से अवकलज है, और ये क्या बन जाएगा, इसको लिख लेना, इसको दायां अवकलज बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज, ये हो जाएगा। मीनिंग समझते रहो तो फिर चैप्टर पढ़ने का मजा होता है। आपको रियल कहानी पता होनी चाहिए कि हाँ अपन अभी तो क्या है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, वो आखिर रियल है क्या। रियल ये है कि आप जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन के दो मतलब है, दो मीनिंग है, एक फिजिकल मीनिंग है, एक ज्योमेट्रिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप, dy बटे dx, मतलब जब भी आप dy बटे dx पता करते हो, निकालते हो, इसका मतलब उस फंक्शन के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता आप ज्ञात करते हो। मतलब ये है साफ साफ कि आप, हमने 11th में भी ढाल निकाल चुके हैं फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, वो तो ठीक है, लेकिन अपने पास एक फॉर्मूला और है कि आप किसी भी फंक्शन का आप dy बटे dx निकालो, मतलब dy बटे dx तुमने जब भी ज्ञात किया होगा पूरे लाइफ में क्या 11 से ही मिला है, 11 से अभी तक जितने भी dy बटे dx आपने निकाले हैं वो सभी आप क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बटे dx, दिमाग में बैठा लेना। अब फिजिक्स में जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो चाहे वो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस चेंज हो या एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस ही होगा और कुछ भी नहीं होता है। समझ गए बात को। अब अपने पास जो फॉर्मूले हैं, आरएचडी का फॉर्मूला है और एलएचडी का फॉर्मूला है, वो कहां से निकलते हैं, उसको निकालते हैं अपन। अब इसके फॉर्मूले देख लेना, हमें तो भाई फॉर्मूले से मतलब है, लेकिन फॉर्मूले आए कहां से थे उसको देखते हैं, उसकी कहानी। हमने शायद 11th में इसका डेरिवेशन तो दे दिया था, हाँ दे दिया है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, एक बार और देख लो, जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे अपना। अब चलो देखते हैं, मान लो कोई अपने पास ये दे दिया, इस पॉइंट पर आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है कि ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये आपको फाइंड करना है, आपको ये पता करना है। तो पता करना है तो a के, अब देखो आपको पता करना है तो सीधी सी बात है, आप स्पर्शरेखा खींचोगे उस पे, उस पॉइंट पर एक राइट की तरफ स्पर्शरेखा खींचेगा और लेफ्ट के। अब ध्यान से देखना, मान लो इसको मैंने ये नाम दे दिया, 1 सेकेंड ये हो गया, 1 सेकेंड को अपन ऐसे बना सकते हैं, 1 सेकेंड को यूं बना सकते हैं। समझ गए बात को, मैंने सेकेंड बना दिया, यहाँ पे अब मैंने इसका नाम दे दिया b और इसका नाम हो गया c। a पर है, इस पॉइंट पर आते हैं और इस पॉइंट पर आते हैं, ये हमने बना दिया। अब ये जो गैप दिख रहा है ए बी, वो रियल में ए बी क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। ऐसे जो ए सी आपको दिख रहा है वो भी क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। लेकिन हमें तो भाई उसका पूरा निकालना है, डिराइव करना है फॉर्मूला, तो इसीलिए मैंने गैप दे दिया। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, इस ए के जस्ट बगल में होगा। अब ए के जस्ट बगल में जाने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस एच, ए प्लस एच। ये जो ग्राफ है वो क्या है, एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है। ऐसे यहां पर पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, ए माइनस एच करूंगा, क्या करूंगा, ए माइनस एच करूंगा, ठीक है। लेकिन एच आप समझ गए, आपके दिमाग में मैथ में जब भी एच आ जाए मतलब क्या हो, टेंडिंग टू जीरो है, तो समझ लो यदि एच को तुमने टेंडिंग टू जीरो कर दिया तो ये जस्ट इसके बगल में आ गया, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। एक्स पे तो अपन चल गए ए, तो ए हो गया, वाई पे कितना चलना हो, वाई का मतलब ये हो गया, यहां पे कितना आएगा, तो आपको पता तो है नहीं, तो कुछ नहीं, क्या करना है, इस एक्स बराबर ए का मान इसमें रख दो,
वही तो काम करते हैं। निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो तुमको दिया हो कोई ग्राफ, यूं दे दिया, ऐसे दे दिया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए एक्स बराबर 2 पे, तो यहाँ पर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए क्या निकालूंगा, F2 करूंगा, तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये तो काम करते हैं। तो एफ एक्स का मान तो हमें मालूम नहीं है तो उसमें रख देंगे, F2 होता है, यहाँ पे ये क्या है F2 है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ए एक्स पे कितना चला ये कितना चल गया एफ, ये हो गया। समझ गए बात को। अब आते हैं बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स पे कितना चला हुआ है, यहां से यहां तक कितना चल गया ए प्लस एच, और वाई पे कितना चलेंगे, इस ए प्लस एच को इस एफ एक्स में रख दो तो क्या बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच बनेगा। समझ गए बात को। ऐसे सी को लिखते हैं, तो सी पे एक्स पे कितना चल रहा ए माइनस एच हो गया, और इस ए माइनस एच को इस एफ एक्स में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा एफ ए माइनस एच हो गया। ये हो गया, यहां तक हमने काम कर लिया। अब नेक्स्ट और चलते हैं, ट्राई करते हैं कुछ। अब हमें क्या करना है, इधर का स्लोप निकाल दो, इस साइड का स्लोप निकाल दो। अब ध्यान से सुनना और समझना, हमने आरएचडी और एलएचडी निकाला था ना, पीछे वाले ग्राफ बना के यूं बनाया था, एक आरएचडी इधर से स्लोप खींचा था, एक इधर से, और दोनों एक रेखा बन गई थी। तो यदि आरएचडी और एलएचडी बराबर हो जाए तो अपना काम खत्म हो जाएगा। वहां पर जब मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, इधर मैंने आरएचडी निकाला था, इधर का सीकेंड का क्या निकाला, सॉरी आरएचडी निकाला था, इधर क्या निकाला था एलएचडी निकाला था। ठीक है, अब टेंजेंट तो एक लाइन होती है, आप अभी तक ध्यान से देखना, अगर इधर ड्रॉ नहीं किया है तो एक टाइप का भी एक सीकेंट ही है, लेकिन इसको स्पर्श करके निकल गया है, और इस साइड से जाओगे तो ये इधर आ जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल हो जाए आरएचडी और एलएचडी तो बोलेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट यूनिक टेंजेंसी, मतलब एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो यदि ये आरएचडी और एलएचडी दोनों बराबर हो जाए, मतलब दाएं तरफ का ढाल, कोई एक रेखा होती है, आप 11th में एक रेखा खींचे हुए हो, इस रेखा की ढाल कहीं पर भी जाओ वो क्या होती है, बराबर होती है, एक जैसे होती है। आपके दिमाग में है कि नहीं है, एक रेखा की ढाल यदि 45 है तो उसका कहीं से भी उठाओगे तो ढाल क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, tan 45 मिलेगा। ढाल मतलब क्या होता है, tan 45। समझ गए बात को। यदि एंगल थीटा है तो टेंजेंट क्या होता है, ढाल क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा आपको याद है, आपको कहीं पर भी मान लो इसको ऐसे बनाए हुए हो, मान लो इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया इधर से, ठीक है, अब ये थीटा है, अभी तो ये एंगल है, लेकिन यही मैं यदि tan थीटा ले लूं तो ये क्या बनता है, ढाल। यदि जिसको नहीं पता तो वो लिख ले, स्लोप क्या होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, थीटा एंगल है कोई, उसी का यदि आपने tan ले लिया, tan मतलब टेंजेंट, tan मतलब क्या होगा टेंजेंट, तो tan यदि ले लिया थीटा का आपने tan ले लिया तो क्या बन जाता है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। तो ये लिख लेना, आप नोट कर लेना यदि नहीं पता था तो। 11th में तो हमने पढ़ा हुआ इसको पूरे अच्छी तरीके से। तो हमें क्या करना है, इस रेखा की ढाल, आपको पता है यदि कोई रेखा है तो उसकी ढाल क्या होती है, कहीं पर भी चले जाओ उसकी ढाल क्या होती है, एक ही होती है, चेंज नहीं होगा। यदि tan 45 है तो हर जगह क्या मिलेगा, tan 45 ही मिलेगा। दाएं तरफ का ढाल और बाएं तरफ का ढाल बराबर हो जाए, आरएचडी बराबर हो जाए, एलएचडी आरएचडी आपस में बराबर हो जाए, तो अगर ढाल क्या है, बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि ये एक ही रेखा थी। ढाल बराबर हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक ही रेखा है। तो यहां पर बात करेंगे अपन, अब ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये लिख लेना, ये tan थीटा होता है ढाल, स्लोप। आपको ये जो a प्लस एच में गैप ज्यादा दिख रहा है, गैप रियल में है नहीं, मैंने बोला ना h क्या है, टेंडिंग टू 0 मैंने लिख भी दिया है, तो गैप लगभग यहाँ पर है, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाना है तो गैप बनाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रेखा AB की ढाल, चाहे जीवा बोलो चाहे, अभी तो रेखा में बोलना है, मैं ढाल किसका निकालते हैं, रेखा का निकालेंगे। तो रेखा AB की ढाल
ध्यान से देखो तो क्या लिखते हो आप, फॉर्मूला क्या था अभी तो बताया था मैंने, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 निकाल दो। इधर मान लो आप y2 माइनस y1 इसको x2 माइनस x1 मान लेते हैं, तो उधर क्या y2 माइनस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो तो f a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में क्या गायब हो गया, ए से ए गायब हो गया, क्या बच गया एच। अच्छा यही हमने क्या निकाला है, ढाल। क्या निकाला हुआ है, ढाल। अब ये जो एच है वो क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। तो अपन ध्यान से देखना, आप क्या लिखूंगा, x बराबर a पर, x बराबर a पर दायां अवकलज, दायां अवकलज। अब क्या लिखूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये बन जाएगा, देखना ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया, बस काम खत्म। RHD क्या निकल के आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब बात कर लेते हैं रेखा, कौन सी है, AC की ढाल। तो ढाल क्या बन जाएगा इसका, ढाल इसको चाहो तो x2, इसको मान लो x2 x1 सॉरी, अरे x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, इसी को भी मान लो, चाहे इसको मान लो, इसमें हमने इसको माना था तो इसको भी मान लेता हूँ, कहीं से भी लिखोगे वही बनेगा। तो मान लो मैं इसको x2 y2 इसको x1 y1 मान लो, ये बनेगा f a माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस ए। अब यहां से देखो तो क्या हो गया, a से a गायब हो गया, ये क्या बन गया आपके पास, f a माइनस एच माइनस एफ ए बटे में क्या बन गया, माइनस एच बन गया। तो x बराबर a पर बायां अवकलज, इसको क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब आपको केवल और केवल RHD ये याद रखना है और LHD ये याद रखना है, बस। आपको कभी भी बोलेगा कि इस बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, तो आप क्या करोगे, उस बिंदु पर RHD निकालोगे और उस बिंदु पर LHD निकालोगे। यदि RHD बराबर में LHD हो जाए तो फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा। समझ गए बात को? थोड़ा सा देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आते हैं किसी क्वेश्चन पर। कोई छोटा सा मिल जाता तो काम हो जाता। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 9 ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो करवाने ही अपने को। एग्जाम्पल नंबर 9, अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपको RHD निकालना है और क्या निकालना है, LHD निकालना है। RHD आपने देखा होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। LHD क्या था, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और अपना काम हो गया था। अब अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर ई की पावर 1/x ई की पावर x ई की पावर 1/x प्लस में ई की पावर 1/x
जब x जीरो के बराबर नहीं है, यदि जीरो के बराबर है तो जीरो, तो उसने बोला है कि x बराबर पर सतत है, तो इस बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। एक दिमाग में ये भी बैठा लेना कि यदि कोई भी फलन, ये लिख लो, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो उस बिंदु पे अवकलनीय होगा। नहीं, गलत बता रहा हूं, उल्टा होता है। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो सतत होगा, सतत है तो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। हाँ तो लिखना, यदि कोई फलन, लिख लो, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो फलन उस बिंदु पर सतत होगा। मतलब कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो सतत होगा, उल्टा सही नहीं है कि सतत है तो अवकलनीय होगा। अभी देखा जाएगा। जैसे मॉड x है, मॉड x जीरो पर क्या होता है, सतत होता है, लेकिन उस पर अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, मतलब अवकलनीय है तो सतत होगा, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, कोई जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, यदि उल्टा सही नहीं है। समझ गए बात? जैसे मॉड x है, मॉड x कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे बात करेंगे x बराबर जीरो पर RHD। RHD का फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो इसको लिखेंगे f डैश जीरो प्लस, उसमें देखा होगा ना f जीरो प्लस लिखता हूँ लिमिट में, f जीरो प्लस देखा था। यहाँ पर f डैश मतलब इसका मतलब होता है कि अपन f का क्या करने, डैश का मतलब होता है f का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। डैश का मतलब क्या होता है, f का RHD निकाल ले तो अवकलन ही तो ज्ञात कर रहे हो। अरे दाएं तरफ का आप स्लोप ज्ञात कर रहे हो, बाएं तरफ का स्लोप ज्ञात है, दोनों स्लोप बराबर तो अवकलन नहीं है। तो मतलब क्या कर रहे हो, f डैश का मतलब क्या हो गया, f डैश का मतलब हो गया कि f का अवकलन। अब जीरो प्लस जीरो पे चेक करने के लिए बोला हुआ है, तो जीरो पर सॉरी RHL नहीं RHD, तो f डैश का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, जीरो प्लस का मतलब RHD। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो प्लस h होगा ना, वो a प्लस h था, पॉइंट a पर था, यहाँ पे क्या है पॉइंट जीरो पे था, माइनस f जीरो डिवाइडेड बाई h, ये हो गया, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो ध्यान से, तो f जीरो प्लस h, जहां जहां x होगा वहां क्या रखा जाएगा, जीरो प्लस h, तो रखते जाओ, जीरो प्लस h का स्क्वायर e की पावर एक बटे में जीरो प्लस h माइनस एक बटे में जीरो प्लस h, ये बन जाएगा आपका e की पावर में एक बटे जीरो प्लस h माइनस e की पावर में एक बटे में जीरो प्लस h। ठीक हो गया, ये लिख दिया। f जीरो प्लस h तो मैंने लिख दिया, माइनस में बोला है f जीरो, x बराबर जीरो पे फलन का मान क्या दे रखा है, जीरो सॉरी, फिर लिमिट यहाँ पे लगा दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर डिवाइडेड बाई h था, h लिख दिया। अब देखना ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब देखो ये बन रहा है h स्क्वायर, ये क्या बन रहा है h स्क्वायर, एक h से h क्या हो गया, गायब हो गया, तो क्या बन गया h, ऊपर क्या बच गया h, नीचे का मटेरियल तो गायब हो गया, अब अंदर क्या बच गया, e की पावर एक बटे h माइनस e की पावर एक बटे h, e की पावर एक बटे h माइनस e की पावर एक बटे h, ये बन गया। मैंने बोला था h टेंड्स टू जीरो, ये इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट बनते ही मतलब सभी को क्या कर दो, e की पावर एक बटे h से भाग दे दो, e की पावर एक बटे h से भाग दे दो। क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, इसमें e की पावर एक बटे h से भाग दिया एक, ये क्या बन गया माइनस एक, ये क्या बन गया फिर एक, ये क्या बन गया माइनस एक, ये बन गया। तो ये क्या बन रहा है अपना, वर्ड जो मैंने गड़बड़ कुछ कर दिया है क्या, क्वेश्चन तो सही लिखा था, ए की पावर एक बटे एक्स, ई की पावर एक बटे एक्स, मैंने कुछ माइनस प्लस का चक्कर रख दिया क्वेश्चन वाले ने,
माइनस लगा हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ये माइनस है, ध्यान से देखना आप सब, ये क्या है माइनस है, तो पक्का है यहाँ पे ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। और तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, बात समझ में, ज्यादा अंतर नहीं आया है। सबके आगे ये लास्ट वाले में क्या था, माइनस माइनस था, ये हो गया। इसके बाद आप ध्यान से देखो, अब क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर e की पावर ये अनंत बना रहा है, अनंत बनाता है तो माइनस करूँ, भाग दूंगा, भाग तो देना ही पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें इससे भाग गया 1, इस पे देखो ध्यान से, तो पहले से ही था e की पावर, इधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, -1/h है, इधर क्या बन जाएगा 1/h, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा -2/h, जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर -2/h, ऐसे ही बन जाएगा 1 - e की पावर -2/h। अब लिमिट हटा देते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो ये बन जाएगा 0 × 1 - 0, 1 माइनस, क्या करते हो प्लस माइनस का भी चक्कर, ये प्लस है, ये प्लस है गया, ये प्लस हो गया, तो ये टोटल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके x बराबर 0 पर LHD, क्या बात करूंगा, x बराबर 0 पर LHD, तो ये बनेगा f डैश 0 माइनस, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटे में क्या आ जाएगा -h, ये याद करना, ज्यादातर बच्चे -h भूल जाते हैं LHD में, ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h रख रहा हूँ यहाँ पर, ये बन जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा उसको देखते हैं, e की पावर 1/0 माइनस h माइनस e की पावर माइनस है, अंदर लगा हुआ है 0 माइनस h, e की पावर 1/0 माइनस h प्लस e की पावर माइनस 1/0 माइनस h, ये हो जाएगा, अब बटे में है -h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, -h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, एक h से एक h गायब हो गया, लेकिन बाहर क्या आ गया -h आ गया। इसमें क्या है, इसमें देखो ये तो माइनस का है, e की घात में क्या है -1/h है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो काम वही करूंगा, e की घात 1/h से भाग दूंगा, ये दोनों प्लस के हैं, तो इधर का क्या हो जाएगा e की घात -2/h, वो वाला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e की घात में -2/h माइनस 1, e की घात में -2/h प्लस 1, लिमिट हटा दो, तो लिमिट हटाओगे तो ये तो आ गया 0 इंटू में 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये क्या आ गया 0। अब देखो RHD और LHD क्या है, बराबर है, RHD बराबर में LHD, इसलिए x बराबर a पर फलन fx सतत नहीं अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। इस पे क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, ध्यान रखना कि 6.1 में 1-2 क्वेश्चन मुझे बताने हैं, आप टेंशन मत लेना, पता है मुझे मैसेज करोगे आप सब, लेकिन 6.1 का 2-3 क्वेश्चन मुझे बताने हैं, और जब मैं विविध का कराऊंगा तो लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन थे इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। बाय बाय।